डियर स्टूडेंट, आज हम सीपीटी का पेपर डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। और सीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बहुत सारे चैप्टर्स कवर करते हैं और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया होगा। अगर बाई चांस खराब भी हुआ होगा नो प्रॉब्लम, आगे अच्छा हो जाएगा। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, pelvic clasp person male, teeth are modified placoid scale, swim bladder present, notochord persists throughout the life। ये क्वेश्चन आपको 151 दिया गया है एनिमल किंगडम से। और एनिमल किंगडम में आपको पता है कि कॉर्डेटा वाले चैप्टर में, कॉर्डेटा वाला चैप्टर में ये ऑप्शन पेज नंबर 56 में है, या जो कि नॉन एडिटेड वर्जन में। तो इसके केस में अगर हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा फीचर्स है जो कि कार्टिलेजिनस फिश के लिए करेक्ट है। ओके, तो अगर हम देखें कि पेल्विक क्लस्पर इन मेल जो कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हेल्प करता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, क्योंकि वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक भी है कार्टिलेजिनस फिश और डायोशियस भी है, तो दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके लिए आएगा। नेक्स्ट है तिरसर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल। यस, उनके केस में जो टिप्स है दे आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल, क्योंकि उनका जो स्केल का नाम है प्लेक्वाइड है। और इन केस ऑफ बोनी फिशेस देयर इज अ गेनॉइड, या तो उसे टेनॉइड स्केल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट है स्विम ब्लैडर प्रेजेंट। स्विम ब्लैडर इनमें नहीं होता बिकॉज हमें पता है कि जो भी कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनमें एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर नहीं होने के कारण दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू सिंक और टू अवॉइड सिंकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ये इनके लिए करेक्ट है, तो इसमें हमारा 1, 2 और 4 करेक्ट आ रहा है, इसलिए आंसर आपको सी मार्क करना था 1, 2 एंड 4 ऑन द बेसिस ऑफ द फीचर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस और कॉन्ड्रिक थाइस। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 कॉकरोच से दिया गया है। हम कॉकरोच को अभी फिलहाल हरी पेपर में 1-2 क्वेश्चंस देंगे जिसमें ये सिलेबस इंक्लूड कर रहा है कॉकरोच को, क्योंकि उसमें इंसेक्ट करके एक वर्ड लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, इसलिए हम इसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो कॉकरोच आप थोड़ा सा पढ़ लो, इतना बड़ा चैप्टर है भी नहीं। और जो फ्रॉक के क्वेश्चन है वो हम दे देंगे फुल टेस्ट में, क्योंकि अभी सभी को पता नहीं होगा, इसलिए फुल टेस्ट में दे देंगे जिससे कि आप उसको कवर करके रख सको। और फुल टेस्ट के हर एक पेपर में आपको फ्रॉक के क्वेश्चन हम दिखवा प्रैक्टिस करवा देंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 152 में क्या है। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन विच एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच। हमें ये पता है कि मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड मेल कॉकरोच में होता है और कोलेटरल ग्लैंड फीमेल कॉकरोच में होता है। तो सेगमेंट नंबर मशरूम ग्लैंड का मेल में 6 to 7 में होता है, इसलिए आपको आंसर मार्क करना था 6 to 7, यही इसका करेक्ट आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 हमने एनिमल टिश्यू से डाला है। इसमें एक्चुअली देखना है आपको ऑल द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट इसमें एरियोलर टिश्यू आ रहा है बिकॉज बोन, कार्टिलेज, ब्लड प्लस एडिपोज टिश्यू सभी स्पेशलाइज्ड है। ओके, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो हमने शायद सेकेंड एएनटीएस में एक क्वेश्चन डाला था कि एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड दिस इज अ करेक्ट सेट। ये करेक्ट है बिकॉज इट्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी कि एडिपोज टिश्यू, बोन, कार्टिलेज और ब्लड हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। और एक पॉइंट आप चेक कर लेना केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, जो आपको पढ़ चुके हैं या पढ़ोगे आगे, उसमें देखना लिखा हुआ है इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एडिपोसाइट्स में और उसके अंदर एक ग्लूटाथोर प्रोटीन होता है। दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ग्लूकोज एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू लिपिड और फैट, जिसे हम लोग बोलते हैं लाइपोजेनेसिस प्रोसेस। इसीलिए एडिपोज टिश्यू को हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही साथ ये लूज कनेक्टिव टिश्यू भी है, इसलिए दोनों ही करेक्ट है, स्पेशलाइज भी करेक्ट है, लूज भी करेक्ट है। ओके, अगर करेक्ट सेट में स्पेशलाइज लिखा है अगेंस्ट द एडिपोज टिश्यू करेक्ट, अगर लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू तब भी करेक्ट है। इसमें से स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है? एरियोलर टिश्यू नहीं है, इसलिए आपको आंसर मार्क करना था ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आपको एनिमल किंगडम से दिया गया है। इन मोलास्का द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज कॉल्ड रेड्यूला। कि हमें पता है कि रेड्यूला सब मोलास्का में होते हैं, सभी में नहीं होते, लेकिन एनसीईआरटी में इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, बट रेड्यूला मोलास्का में होता है। वो टिथ लाइक कुछ स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है इन रास्पिंग ऑफ फूड, जिससे कि वो पीस के या घिस के खाने को खा सके। ओके, बाकी ये पॉइंट किसी में नहीं आ रहा। हाइपोफैरिंग्स आपको शायद उसमें मिला था कॉकरोच में, ओके, विच वर्क लाइक टंग। मैक्सिला इज द अपर लिप, जो तुम्हें उसमें मिला था मैक्सिला, उसमें मिला था आपको कॉकरोच में, विच वर्क लाइक हैंड फॉर ग्रेस्पिंग ऑफ फूड। एंड स्टेटोसिस आपको मिला था एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। ओके, तो इसमें से बेस्ट आंसर आ रहा है रेड्यूला, और मुझे पता है ये सभी का राइट हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155।
क्वेश्चन नंबर 155 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको चैप्टर पता ही चल गया होगा ये बायोमोलिक्यूल्स है। फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसराइड नो, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड नो। आपको पूछा है इसमें फॉस्फोडाइस्टर, एमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड नहीं, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि हमें पता है जब भी दो न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होते हैं या तो एक दूसरे से जुड़ते हैं तब उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आता है। ओके, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना होगा डी, और अगर आपने डी मार्क किया तो ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 हमने एनिमल टिश्यू से डाला है। लिगामेंट्स एंड टेंडन्स आर एग्जांपल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में आता है। या तो इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिखा होगा या तो इसमें डेंस रेगुलर टिश्यू लिखा होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो डेंस रेगुलर है उसमें पैरेलल बंडल्स रहेंगे जो लिगामेंट्स कनेक्ट करता है हमारे मसल टू मसल को, बोन टू बोन को। ओके, जैसे ओवरी और यूट्रस के वॉल कनेक्ट होता है। साथ ही साथ अगर हम टेंडन को देखेंगे, इट कनेक्ट द स्केलेटल मसल विद बोन। तो इन दैट बेसिस आपको ये मार्क करना था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन नंबर 157 भी आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कौन सा करेक्ट है? ये आपके बुक में जैसे एडिनाइलिक एसिड दिया हुआ है पेज नंबर 145 में, जो कि नॉन एडिटेड वर्जन ऑफ एनसीईआरटी में है। सो इन दैट बेसिस आपका आंसर ये मार्क करना था डी, जिसको मैंने येलो मार्क करके रखा है। ओके, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और इसमें हमें पता है कि जो कार्बन नंबर है उसके बेसिस पे यही करेक्ट आ रहा है, बाकी में ये सब गलत आ रहा है, इसलिए आपको मार्क करना था डी, जिसे मैंने येलो करके रखा है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158। क्वेश्चन नंबर 158 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से दिया गया है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पाइरोमीटर, बिकॉज स्पाइरोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसका डिजाइन अगर आप देखना चाहते हो गूगल इमेज में देख लेना। इससे हम हर एक वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं, खासकर वॉल्यूम्स को, जिसमें हम टीवी, आईआरवी, ईआरवी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आरवी मेजर नहीं कर सकते। जिस जिस कैपेसिटी में आरवी मेंशन है या तो उसका समेशन इंपॉर्टेंट है, उसे हम बाद में समेशन करके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा कैपेसिटी का। और हमेशा याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो आपके लंग्स में तब रहता है, कब रहता है? आफ्टर फोर्सफुल एक्सलेशन। ओके, इसलिए आरवी हम स्पाइरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ईसीजी का थोड़ा सा मैं बता दूं, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है। ग्राफ अगर लिखा है वो मशीन है, और ग्राम अगर है वो पेपर है जिसमें क्यूआरएसटी का वेव आपको दिखता है। ओके, नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मापने वाले मशीन को बोलते हैं, वो थोड़ा सा देख लेना आप। बैरोमीटर प्रेशर मापने वाला होता है, जिससे हमें प्रेशर पता रहे डिफरेंट एरियाज का। जैसे आपके कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्चेस में बैरोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर रिसेप्टर है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? ह्यूमिडिफाइज एयर्स, यस, क्योंकि वो ह्यूमिडिफिकेशन करता है जिससे कि वो वाटर के साथ मिक्स हो। नेक्स्ट है ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, यस, कंडक्टिंग पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैकिया अप टू द ब्रोंक्यूल्स, उनका काम होता है टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर की तरह लाना। प्लस क्लियर्स द फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी डस्ट है, जर्म पार्टिकल्स है, लगभग वो क्लियर करने में हेल्प करता है, बिकॉज हमें ये पता है कि हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम है विच वर्क्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो इसमें द बेस्ट आंसर क्या होगा? जो इसका फंक्शन नहीं है तो गैसेस एक्सचेंज। क्यों? हमें पता है हमारा गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है? एल्वियोली एंड एल्वियोलर डक्ट, ये दोनों ध्यान रखना। ओके, सपोज तुम्हारे इनिशियल ब्रोंक्यूल है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट है और एल्वियोली है। दिस डक्ट इज ऑल्सो responsible for gases exchange together with alveoli, ये याद रखोगे आप, which is mentioned in page number is given in page number 217 first para in a non edited version. okay, कि ज्यादातर स्टूडेंट के पास नॉन एडिटेड वर्जन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पेज नंबर थोड़ा सा बता दूं। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, द बायोमोलिक्यूल शोन इन द गिवन फिगर। ये चैप्टर आपको तो पता ही चल गया कि जब बायोमोलिक्यूल मेंशन है तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है। ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, क्योंकि आपके बुक में प्यूरिन का डायग्राम है, वो आप देख लोगे। एडेनाइन, गुआनाइन प्यूरिन है, और यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन आपका पिरिमिडिन है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो प्यूरिन का होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाला होता है पिरिमिडिन। इतना आपको देख के रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161।
क्वेश्चन नंबर 161 भी आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द अमीनो एसिड्स कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। यस, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं और कुछ नॉन एसेंशियल, बिकॉज एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी के सेल्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसीलिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू उसे लेना पड़ेगा। जैसे एवी हिल एमपीटीटी, एवी हिल एमपीटीटी में अर्जिनाइन, वेलाइन, H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर लाइसिन, M फॉर मिथियोनिन, P फॉर फिनाइलएलानिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड T फॉर थ्रियोनिन। उसमें टायरोसिन नहीं होगा। ऐसे याद करके रख सकते हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। एवी हिल एमपीटीटी इस फॉर्म में ऐसे याद करके, मुझे भी याद रहता है इस तरह से, एवी हिल एमपीटीटी इस तरह से याद रख लेना। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल्स में कुछ ही याद रखने से होगा, जैसे टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरीन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो उसमें से नॉन एसेंशियल क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स इसे सिंथेसाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में है द डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नो, दैट इज द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नॉन एसेंशियल के हमें जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें हमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये मार्क करना था। बाकी आप देखो 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये नहीं है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, ये नहीं है, और बाकी भी नहीं है। इसलिए बेस्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। क्वेश्चन नंबर 162 बायोमोलिक्यूल से है। मार्क द पॉलीसेक्राइड्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज मोनोमर। तो हमें पता है चिटीन में है नाग मॉलिक्यूल एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जो कि एक डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड है। इन्यूलिन आपका फ्रुक्टोज है, जिसमें ग्लूकोज नहीं है। ओके, फ्रुक्टोज। द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन, जिसमें है अल्फा ग्लूकोज का चेन से बना है, और सेलुलोज बना है बीटा से, बीटा ग्लूकोज से। तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका ये आ रहा है। स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन इन्यूलिन, इंसुलिन लिखा हुआ है इसमें, इन्यूलिन नहीं, इंसुलिन हार्मोन है, तो इसमें कोई भी कुछ ग्लूकोज नहीं होगा, बिकॉज ये पेप्टाइड है। हेपारिन होता है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जिसमें मोनोसेक्राइड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड्स होते हैं, और ग्लाइकोजन में सेलुलोज होता है। तो बेस्ट आंसर है आपका बी, जो आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 आपको एनिमल किंगडम से पूछा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला सेगमेंटेशन इन द बॉडी फर्स्ट ऑब्जर्व। हमें पता है पॉडीफेरा में सेगमेंटेशन नहीं है, सिलेंट्रेटा में नहीं है, टिनोफोरा में नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थस में सीडो सेगमेंटेशन टेपवर्म में है। फिर एस्केलमिन्थस, उसमें सेगमेंटेशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन 3 ही फाइलम्स में है, दैट इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो उसमें इसके बेसिस पे फर्स्ट किसमें ऑब्जर्व किया? एनिलिडा में, इसलिए आपको मार्क करना था एनिलिडा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। ये भी एनिमल किंगडम से है। हमें पता है जो कॉइनोसाइट्स है, कॉइनोसाइट पॉडीफेरा में होता है, विच लाइंस द कैनाल्स एंड स्पॉन्जोसिल। नीडोब्लास्ट हमारे सिलेंट्रेटा में होता है, दैट इज अ डिफेंसिव स्ट्रक्चर, और समटाइम दे आल्सो हेल्प्स द एनिमल इन एनकोरेज, जिससे वो चिपक के बैठ सके और खाना को इकट्ठा कर सके। डिफेंस, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, एनकोरेज, तीनों चीज लिखा हुआ है। फ्लेम सेल्स हमें पता है एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो प्लेटिहेल्मिन्थस में, सेफालोकॉर्डेटा में, रोटिफर्स में और सम एनिलिड्स में मिलता है। ये जो चीज मैंने अभी बोला, ये एक्सक्रीशन चैप्टर में मेंशन है कि प्लेटिहेल्मिन्थस में होता है, सेफालोकॉर्डेटा में होता है, रोटिफर्स जो कि एक जूप्लैंक्टन है, और साथ ही साथ होता है आपके इसमें क्या बोलते हैं, सम एनिलिड्स में। क्योंकि एनिलिडा में हमें पता है नेफ्रिडिया है, लेकिन किसी किसी एनिलिडा में फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स के क्लस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं हम? प्रोटोनेफ्रिडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे नेफ्रिडिया किसमें है? एनिलिडा। और कॉम्प्लेक्स हमें पता है सिलेटेड कॉम्प्लेक्स टिनोफोरा में होता है, जो उसको लोकोमोशन पे सपोर्ट करता है। तो इसमें हम अगर मिलाए, ए का आ रहा है 3, बी आ रहा है 4, सी आ रहा है 1 and D1 is your 5 and E is 2। तो आपको आंसर मार्क करना था लास्ट ऑप्शन, दैट इज D। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 एनिमल किंगडम से है। इसमें आपको कतला का ही डायग्राम दिया गया है, जो कि पेज नंबर 57 नॉन एडिटेड बुक में है। ओके, इसमें आप देखो कतला का अगर फीचर हम जानते हैं, तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा बोनी फिश है ना कार्टिलेजिनस फिश है। तो ऑब्वियसली बोनी फिश है, जो कि ऑस्टिक थाइस है। ऑस्टिक थाइस में कौन कौन सा फीचर होगा और कौन सा नहीं होगा, उसमें से आपको करेक्ट मार्क करना है। द नोटोगोट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये कार्टिलेजिनस फिश का फीचर है, तो ये नहीं होगा। इट कैन कंटेन प्लेकोइड स्केल, ये है कार्टिलेजिनस फिश का फीचर, तो ये
ये भी नहीं होगा। ओपोकुलम एब्सेंट, इसमें ओपोकुलम प्रेजेंट है, इसे ओपोकुलम बोलते हैं। ये जो ऊपर है ना हेड के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर है जिसे हम उठा सकते हैं, दिस इज गिल कवर, गिल के ढका हुआ है, ओपोकुलम प्रेजेंट है, एब्सेंट नहीं होता। इट पॉजेसेस 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो आपको डी मार्क करना था ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है कातला बोनी फिश। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 आपके कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे जो कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। Read the following statements and select the incorrect ones. Presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. Correct. तो ये statement correct है। Circulatory system and hemichordata is of closed type. No, circulatory system कहाँ से closed type होना शुरू हुआ? Chordata से। तो hemichordata में open है, तो ये incorrect है। Aschelminthus are dioecious. Correct. क्योंकि Aschelminthus के phylum में all are dioecious and sexually dimorphic, ये लिखा ही हुआ है statement के हिसाब से। Phylum Mollusca is the second largest animal phylum. Yes, ये correct है कि हमें पता है कि first largest phylum Arthropoda है और second largest phylum आपका Mollusca है। तो इसमें incorrect कौन सा है? तुम्हें choose करना है, select the incorrect one. तो automatically 2 only आ जाएगा because 1 इसमें से 1 correct है, 3 correct है, 4 correct है, 2 incorrect है। बाकी ऑप्शन में ये मैच नहीं हो रहा है बिकॉज इसमें एक ही बी ऑप्शन मैच हो रहा है जो कि इनकरेक्ट को देखे रखा हुआ है। ओके, इसलिए आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 में एनिमल किंगडम का है, एम्फीबियन शेयर विथ रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। इसमें आपको वो ढूंढना है जो कि एक यूनिक फीचर है किसी एक पर्टिकुलर क्लास का। तो एम्फीबिया का इसमें से यूनिक फीचर कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। वेंट्रल हार्ट दोनों में है, रेप्टाइल में भी है, एम्फीबिया में भी है, दोनों वर्टिब्रेटा है। डायशियस ओविपेरस दोनों है, रेप्टाइल में भी एम्फीबिया में भी। कोल्ड ब्लडेड दैट इज पोइकुलोथर्मस दोनों है, रेप्टाइल भी है और एम्फीबिया भी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एम्फीबिया में होता है बिकॉज उनको पानी की जरूरत होती है फॉर गैमेट रिलीज, एज वेल एज उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि उसमें लार्वी होते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में लार्वे नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसलिए आपको मार्क करना था इसमें बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 फिर से बायोमोलिक्यूल से ही है। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन। यस, इस करेक्ट है कि आपको पता है आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप है जो कि हेल्प करता है नेमिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। ग्लिसरॉल इज अ ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन जिसे हम बोलते हैं सिंपल लिपिड, ये भी करेक्ट है। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ये भी करेक्ट है। वेलाइन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, इसमें क्या गलत है? वेलाइन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, इसमें बेसिक नहीं होगा, तो इसीलिए आपको इनकरेक्ट है, तो रॉन्ग ऑप्शन के बेसिस पे डी मार्क करना था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पेज नंबर 144 बायोमोलिक्यूल नॉन एडिटेड पोर्शन में दिया हुआ है वेलाइन इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ओके, बस इसी के लिए गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। कफिंग, वीजिंग एंड ब्लॉकिंग या तो क्लॉगिंग ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स कंटेन अ सर्टेन सिस्टम एसोसिएटेड, सिस्टम बार बार बोल रही हूँ मैं, आज गलती बोल रही हूँ पता नहीं क्यों। अच्छा, आई एम रिपीटिंग अगेन। क्वेश्चन नंबर 169 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा कफिंग, wheezing जो कि एक साउंड है, क्लॉगिंग या ब्लॉकिंग ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई आर सर्टेन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद एज्मा। क्योंकि आप जैसे ही पढ़ लोगे इसमें ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स का क्लॉगिंग, ब्लॉकिंग, इन्फ्लेमेशन या तो व्हीजिंग साउंड कुछ भी वर्ड मिल गया, एलर्जी ऐसे कुछ लिखा है, आपको चुपचाप एज्मा मार्क करके आना है। सिलिकोसिस इज एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से रिलेटेड है और ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजर्ड का ये एग्जाम्पल है सिलिकोसिस, जो कि सिलिकॉन इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका ये प्रॉब्लम आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 आपको पूछा है फ्रॉम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, द फॉलोइंग आर सर्टेन इवेंट्स रिलेटेड टू इंस्पिरेशन और इनहेलेशन। तो उसमें आपको एक सीक्वेंस में बैठाना है कि पहले क्या होता है जब हम सांस लेते हैं, सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, उसका सीक्वेंस बोलना है। तो मार्क द ऑप्शन दैट रिफर्स टू द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो इसमें आप देखो, अगर हम 4 देखें पहले आंसर से, डायफ्राम कंट्रैक्शन, यस, पहले इनिशिएट होता है इनहेलेशन प्रोसेस कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे फर्क पड़ता है, दिस एक्सिस। ओके, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स का मसल, इंटरकोस्टल मसल, उसके एक्सटर्नल साइड में 2 रिब्स के बीच का मसल को इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। वो जो
आउटर साइड में है, फेसिंग टूवर्ड्स बाहर, नॉट टूवर्ड्स द लंग्स, देन दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। उसके कंट्रैक्शन से क्या होता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में फर्क पड़ता है। एक एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बिकॉज ऑफ डायफ्राम जो कि इनिशिएट करता है इस प्रोसेस को, और एक डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस जो कि सेकंड होता है। इससे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ता है। हमें ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ते ही ये रिफ्लेक्ट करता है सेम चीज लंग्स में। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज बढ़ने का मतलब लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम पहले नहीं बढ़ता, थोरेसिक वॉल्यूम पहले बढ़ता है। ओके, तो बढ़ गया पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा। वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर कम हो गया। नेगेटिव प्रेशर जब होगा, हमें ये पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बाहर कितना है 159 और अंदर कितना है 104, तो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होकर एल्वियोली के अंदर आ जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे यही स्टेटमेंट्स रखा गया है, उसको सजा के कौन से सीक्वेंस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आता है उसमें से आपको चूज करके यहाँ मार्क करना था। तो अगर हम देखेंगे 4 डायफ्राम कंट्रैक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 1। ओके, फर्स्ट कंट्रैक्ट होता है। नंबर 6 आप मिला के देखो, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, दैट इज स्टेप नंबर 2। 6 में होने के बाद 1 आया, द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रेजेस द रिब्स एंड स्टर्नम, दैट इज स्टेप नंबर 3। ठीक है, फिर 2 आया। 2 में अगर ऑप्शन देखो, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीजेस इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, इसके लिए ये हुआ, तो ये स्टेप नंबर 4 ये हो गया। फिर नेक्स्ट आया 3 में लिखा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, स्टेप नंबर 5, और एयर रशेस इन स्टेप नंबर 6। उसी को हमने हैपोजिटली प्लेस किया, इसी को ढूंढ के आपको इसमें से जो करेक्ट है उसको ढूंढना था। अगर आपने डी मार्क किया है तो ये करेक्ट है, सिंपल है। इनिशिएट होता है डायफ्राम के कंट्रैक्शन से। ओके, सेकेंडली एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ेगा। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जो वो है कंट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस बढ़ेगा। इसके कारण ये चीज रिफ्लेक्ट करेगा थोरेसिक केज में। थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ते ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है, प्रेशर घटेगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड द लंग्स। तो यही है हमारा इनहेलेशन का वो। लेकिन हमेशा याद रखना, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन इज इनिशिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं एक्स्ट्रा बोल दूं आपको कि हमारे बुक में उन्होंने ड्यूरिंग एक्सहेलेशन सभी मसल्स को रिलैक्स दिखाया। जो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है इंटरकोस्टल मसल, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, साथ ही में डायफ्राम जो कि एक मसल ही है, फ्रेनिक मसल, सभी के सब इसमें रिलैक्स होते हैं, ऐसे लिखा है हमारे पेज नंबर 271 में। तो इसीलिए आपको मानना है या मान के ही चलना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली कि हर एक मसल ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं, और रिलैक्स आते हैं तब हमें ये याद नहीं रखना है कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा नहीं है। ओके, ध्यान रखना ये। और एक चीज है, एक्सहेलेशन के टाइम में जो डायफ्राम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, इसीलिए डोम शेपेड हो जाता है। डोम शेपेड स्ट्रक्चर एक्सहेलेशन के टाइम में होता है, इनहेलेशन के टाइम में नहीं होता। अनदर पॉइंट जो बहुतों को डाउट आता है कि जब हम जोर से सांस लेते हैं या तो जोर से सांस छोड़ते हैं, इस दौरान हमारा और एक एडिशनल मसल हमें हेल्प करता है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल मसल। इतना आपको याद रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 भी आपको पेज नंबर 144 नॉन एडिटेड वर्जन से दिया गया है, एनसीईआरटी वाले बायोमोलिकुलर चैप्टर से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड एक्सेप्ट एलानिन। क्यों हमें पता है टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन तीनों ही एरोमेटिक है, एलानिन एरोमेटिक नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 एनिमल किंगडम से है। न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन बर्ड्स। तो इसमें से बर्ड्स का एग्जांपल आ रहा है कोलंबा जो कि पिजियन है, एक्सोसिटस फिश है जो कि फ्लाइंग फिश है, कार्टिलेजिनस फिश नहीं है, बोनी फिश है, टेस्ट्यूडो जो है टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस है, और कैमेलस जो है कैमल है। तो ये मैमल है, ये रेप्टाइल है, ये फिश है, ये बर्ड है। और बर्ड में ही न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, बोन्स विथ एयर कैविटी which help them to fly. This is a flight adaptation in bird. Okay, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 एनिमल किंगडम से पूछा है, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स
Okay, choose the correct answer from the option given below. Platyhelminth is a triploblastic pseudocoelomate and bilateral symmetry organism. तो ये गलत इसलिए है because ये फीचर है Aschelminthus का, Platyhelminthus का नहीं है. Ctenophores reproduce only sexually and fertilization is external. तो ये correct है. Tapeworm fertilization is internal and sexes are not separate. ये correct है because Platyhelminthus में most of them are, मतलब ज्यादातर ही, कुछ को छोड़ के जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, all are generally monoecious in nature. इसलिए मोनोशियस उसमें लिखा हुआ है. एक्सेप्शन है सिस्टोसोमा जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. टेपफॉर्म फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता, और सेक्सेस सेपरेट भी नहीं है, वो मोनोशियस है. तो ये करेक्ट है. टेनाफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, डिप्लोब्लास्टिक एंड बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म. ये करेक्ट है. इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ये इनकरेक्ट है बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉरीफेरा में, और डायोशियस ये डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, क्योंकि लार्वी होता है. तो इसमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना था. 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है करेक्ट, बाकी 5 और 1 इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? प्लैटिहेल्मिंथस की जगह एस्केलमिंथस होना चाहिए था, एक्सटर्नल की जगह इंटरनल होना चाहिए था, डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट होना चाहिए था. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 174. क्वेश्चन नंबर 174 फिर बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है. रीड द गिवन स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर. तो इसमें ऑल एंजाइम नहीं होगा, मोस्ट ऑफ देम या ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम. तो इसमें ऑल की जगह ऑलमोस्ट ऑल लिखने से करेक्ट होता. सिर्फ ऑल नहीं होगा, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, बिकॉज सम आर राइबोजाइम आरएनए बायोकैटलिस्ट. Inhibitor molecules suppress the activity of substrate molecules in a competitive inhibition. No, inhibitor molecules suppress the activity of एंजाइम मॉलिक्यूल, क्योंकि वहां पे लिखा ही हुआ है सबस्ट्रेट का वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है. इनहिबिटर सबस्ट्रेट का वो जगह लेता है, लेकिन सप्रेस किसे करता है? एंजाइम को. इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स. करेक्ट है, जो कि पेज नंबर 159 में बायोमोलिक्यूल में दिया है, नॉन एडिटेड वर्जन में. मुझे बार बार बोलना पड़ा है क्योंकि एडिटेड वर्जन वाला पेज नंबर मुझे अभी याद नहीं है. ज्यादातर बच्चों के पास नॉन एडिटेड ही है. कुछ पेजेस में वो आया होगा जिसे आप वो करके अवॉइड करके पढ़ सकते हो. ओके, और स्टेटमेंट इसमें आपको मार्क करना है ऑप्शन नंबर सी, दैट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. ये मार्क करना है बिकॉज बाकी सब इसमें ऑल के लिए गलत हो गया कि ऑलमोस्ट ऑल होना था. इसमें सबस्ट्रेट के गलत हो गया क्योंकि इसमें एंजाइम लिखना था, इनहिबिटर सप्रेस एंजाइम एक्टिविटी. तो इसमें से बेस्ट आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 इज करेक्ट. 1, 2 करेक्ट नहीं है, 2, 3 करेक्ट नहीं है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो आपको मार्क करना था सी. अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 175. क्वेश्चन नंबर 175 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से दिया गया है. उस वाले पोर्शन से वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरेशन इज एक्चुअली FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को अगर हम देखें, दिस इज अ समेशन ऑफ RV प्लस ERV. ERV और RV को अगर प्लस करोगे, RV है 1200, ERV है 1100, तो आपको मिलेगा 2300 ml. तो 2300 ml FRC का वैल्यू होगा. पहले आपको डेफिनेशन समझना है, फिर वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है वो समझना है, फिर उसका वैल्यू के हेल्प से वॉल्यूम को प्लस करके कैपेसिटी निकालना है. ओके, और FRC कैपेसिटी है इसलिए वॉल्यूम को प्लस करना होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 176. क्वेश्चन नंबर 176 ये दोनों चैप्टर से मिला हुआ क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेज. हमें ये पता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है और जनरली बहुत क्विकली वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. ओके, तो इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है या तो जो आयन रहता है मेटल आयन, वो है जिंक, जस्ट लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज. तो इसमें देखो RBC कंटेन्स अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम. यस करेक्ट, क्योंकि RBC के अंदर ही रिएक्शन होता है, CO2 वाटर फॉर्मिंग कार्बोनिक एसिड, देन इट्स कन्वर्टिंग टू H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन. इट इज नॉट प्रेजेंट एट ऑल इन प्लाज्मा. ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज RBC प्लाज्मा में है, तो प्लाज्मा में भी सम अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रहता है. तो इसलिए यही स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब करेक्ट है. आपको मार्क करना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए आपको बी मार्क करना था। बाकी आप देख लो, इट असिस्ट रैपिड इंटरकन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड H+ एंड बाइकार्बोनेटाइन, तो ये करेक्ट है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज द रिएक्शन स्पीड ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। अगर ये नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल्स बनेगा एवरी मिनट में। ऐसे एक इंफॉर्मेशन लिखा है बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर में, जो आपको याद करना है कि वो कभी भी ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो इस वजह बेस्ट आंसर था ऑन द रेफरेंस विद द क्वेश्चन के अलाइनमेंट में अगर जाओ तो इसमें बेस्ट आंसर था बी, बिकॉज आपको इनकरेक्ट मार्क करना था। और ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, आरबीसी में भी, लेकिन उसका एक्चुअल वर्क है इनसाइड द आरबीसी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 एनिमल किंगडम से है। इसमें पूछा है आपका मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द कोर्स गिवन। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है सेफालोकॉर्डेटा है, एसिडिया आपको याद रखना है, एसिडिया आपका हेमिकॉर्डेटा है, प्रिस्टिस कार्टिलेजिनस फिश है और कातला बोनी फिश है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ब्रेंकियोस्टोमा अगर है तो इसमें मैच कर रहा है ए के साथ पी, दैट इज नोटोगॉट परसिस्ट इन एडल्ट या परसिस्टिंग एडल्ट। नोटोगॉट परसिस्ट इन एडल्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कार्टिलेजिनस फिश के लिए भी है और ब्रेंकियोस्टोमा जिसे हम एम्फियोक्सस बोलते हैं उसमें भी होता है। तो इसमें करेक्ट आ रहा है। एसिडिया के केस में क्यों मार्क करना है? एसिडिया नोटोगॉट प्रेजेंट इन लार्वल टेल, एकदम डायरेक्ट आपका दिया है, इसका भी इसका भी। प्रिस्टिस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है और कातला बोनी एंडोस्केलेटन है। तो इन दैट बेसिस आंसर आ रहा है PQRST विथ रेफरेंस टू A B C D। ओके, तो इसका आंसर है ए मार्क करना था आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 पे एनिमल किंगडम से है। ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर क्लास एम्फीबिया एक्सेप्ट हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, यस। स्किन इज मोइस्ट ग्लैंडुलर विदाउट स्केल, करेक्ट है। आईज विद आईलिड्स, करेक्ट है। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट एज एक्सटर्नल ईयर, इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा। अगर वो कंफ्यूज होते, मेरे हिसाब से मैं एक सजेशन आपको देना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी ऑप्शन लेकर कंफ्यूज हो, इसमें चारों ऑप्शन आपको करेक्ट ही नजर आ रहे हैं, तब आप एक काम करना, एलिमिनेट करके चलना कि देखो कि कौन सा ज्यादा करेक्ट है, उसको फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। जो बच गया जिसमें आप कंफ्यूज हो और तीनों के लिए आप पूरा श्योर हो कि 100% यही है, आप जानते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर ए हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, जो भी देख रहे हो आप उसके बेसिस पे। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ ईयर, जो कि आपके बुक में लिखा ही हुआ है। ईयर और एक्सटर्नल ईयर में डिफरेंस है। एक्सटर्नल ईयर मतलब ईयर पिन्ना, जो कि ईयर पिन्ना डेवलप हुआ मैमल से। एम्फीबिया में ईयर पिन्ना नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल ईयर तुम टिम्पेनम को नहीं बोल सकते। ओके, और एक चीज देख लेना, पेज नंबर 116 में या तो कोई भी फ्रॉक का डायग्राम देखोगे, रियल इमेज देखना, उसमें आंखों के ठीक नीचे एक सर्कल रहता है जो कि मेम्ब्रेन है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन से साउंड सिग्नल एंटर होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल ईयर है, ये तो ईयर पिन्ना है, वो डेवलपमेंट शुरू हुआ फ्रॉम मैमल, उससे पहले किसी में नहीं था। यही गलत होता है हर साल सभी बच्चों का। इसीलिए आप थोड़ा सा ये चीज याद रखना कि ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते हो आंसर। अगर आपको चारों करेक्ट लगे, कौन सा सबसे 100% श्योर हो कि करेक्ट है, सेकंड कौन सा करेक्ट है, थर्ड कौन सा करेक्ट है, जिसमें आप कंफ्यूज हो वही इनकरेक्ट होना चाहिए, तो उसको मार्क कर सकते हो आप। ओके, एक सजेशन है छोटा सा, याद रख सकते हो। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा गया, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, ये होता क्या है। हमारे पोन्स में, जो कि हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, उसमें एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, उसमें कुछ नर्व बंडल होते हैं जो हमें कुछ रेगुलेशन में सपोर्ट करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में। होता क्या है, जब हम सांस लेते वक्त जब हमारा कंप्लीट फीलिंग हो जाता है लंग्स का कंप्लीट फीलिंग होते ही ऑटोमेटिकली लंग्स के एल्वियोली स्ट्रेच करते हैं, और उसका एक लिमिटेशन है कि उसको इतना से इतना ही स्ट्रेच करना है, मान लो तो इतना स्ट्रेच वो कर चुका है। तो हमारे एल्वियोलर सरफेस में कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, मैकेनो स्ट्रेच रिसेप्टर, जिसका सिग्नल जाता है वेगस के पास, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। ये जानना चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ। 10th क्रेनियल नर्व जाके मेडुला को पोन्स को इन्फॉर्म करेगा, पोन्स मेडुला को इन्फॉर्म करेगा, और ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन में फर्क पड़ेगा। पढ़ने के बाद जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है वो अल्टर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया स्ट्रॉन्ग न्यूमोटैक्सिक सेंटर का सिग्नल आ रहा है। स्ट्रॉन्ग कब आता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेनेवर वी आर डूइंग एक्सरसाइज। सिंपल एक एग्जांपल ले लो कि तुम सीढ़ी से चढ़ रहे हो, जब तुम सीढ़ी से चढ़ते हो तब तुम्हारा इनहेलेशन भी छोटा हो जाता है, एक्सहेलेशन भी छोटा हो जाता है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स कभी भी पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज उसे फटाफट
जो भी एयर है वो लेना है और बॉडी में देना है, लेना है और बॉडी में देना है, ये बिना सोचे कि लंग्स को पूरा फुल करना है, कि उसको डिमांड बॉडी का फुलफिल करना है बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, जिससे कि सेल को ऑक्सीजन मिले और तुम एटीपी बना पाओ और उस स्ट्रेस को एक्सरसाइज जो भी कर रहे हो, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो या पहाड़ चढ़ रहे हो, कुछ भी उसको तुम मैनेज कर पाओ, ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस करके। तो इसमें आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन द न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल, दैट मीन्स somebody is exercising या तो somebody is climbing suppose mountain or somewhere or somebody is doing some other work, जिसके लिए क्या हो रहा है, एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग होने के कारण कंप्लीट फीलिंग पॉसिबल नहीं होगा। इसमें देखो इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये तो होना ही है क्योंकि ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, फास्ट होगा। डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन, ये होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सहेलेशन होगा, बिकॉज एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों ही छोटा पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही छोटा हो जाएगा, जितना उसका टाइम लिमिट है उससे कम ही होगा। लेकिन कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स इज नेवर पॉसिबल। उसका काम होता है डिमांड फुलफिल करना, तो वो नहीं देखेगा कि लंग्स पूरा फुल हो जाए, वो लंग्स को कम फुल करके ही सिस्टम को चलाने का कोशिश करेगा, ये बताया गया है इसमें। तो इसमें आपको मार्क करना था सी, कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग इसमें पॉसिबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो कंप्लीट फीलिंग ऑफ लंग्स इज नॉट पॉसिबल, बाकी ऑप्शन उसके अगेंस्ट में करेक्ट आ रहा है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 एक मिक्स क्वेश्चन बोल सकते हो, या तो अभी के हिसाब से एनिमल टिश्यू से आप बोल सकते हो। मार्क द करेक्ट set with reference to excitable tissue in human body. What is excitable? Which respond to stimuli. Okay, that means जो करंट प्रोड्यूस कर सकता है या करंट को रिसीव कर सकता है, तब उसे हम एक्साइटेबल बोलेंगे। जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू जर्मिनल टिश्यू नहीं होगा, कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोग्लिया नहीं होगा। न्यूरोग्लिया में डाउट नहीं रखना, न्यूरोग्लिया नर्वस टिश्यू का सपोर्टिंग सेल्स है और वो नॉन सेंसरी है, सेंसरी नहीं है। और इसमें याद रखना मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हमारा ये दोनों ही टिश्यू एक्साइटेबल है। कार्डियक मसल जैसे खुद का करंट खुद ही प्रोड्यूस करता है, उसे कोई भी नर्वस सिस्टम का हेल्प नहीं चाहिए। स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल को ब्रेन का हेल्प चाहिए। साथ ही साथ हमें पता है कि हमारे जितने भी नर्वस टिश्यू है दे आर एक्साइटेबल, सो ऑन दैट बेसिस मस्कुलर टिश्यू नर्वस टिश्यू इज अ करेक्ट सेट फॉर एक्साइटेबल टिश्यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, हमें पता है कि ऑक्सीजन जिस जगह पे ज्यादा है वहीं पे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां पे हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो इसमें द बेस्ट ऑप्शन आपको यही मार्क करना है। तो कुछ बच्चे डाउट आ सकता है उनका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्यों नहीं होगा, बिकॉज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, दोनों होते हुए भी हेमोग्लोबिन कभी ऑक्सीजन को नहीं उठाएगा। उसमें मेनली हमें ये देखना है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तभी पॉसिबल है कि उसी प्रेशर के हिसाब से हेमोग्लोबिन उसको पकड़ पाए या उसके जो Fe2+ आयन है उसको रिसीव कर पाए, उससे बॉन्ड फॉर्म कर पाए। तो बेस्ट आंसर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अदर सेकेंडरी फैक्टर्स विच सपोर्ट हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन जो बॉन्ड है, अदर सेकेंडरी फैक्टर्स क्या है, तब आपका आएगा H+, हाई pH, टेम्परेचर लो PCO2, these are also certain factor जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के सैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें कौन सा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2, इसलिए आपको इस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ PO2 मार्क करना था। ओके, इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकता है, ये मार्क करोगे, ज्यादा गलत नहीं किए कि उसमें घुमा के कुछ ऐसे पूछा नहीं है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टेम्परेचर भी चाहिए, इसके सैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि सबसे मेन चीज क्या है, हाई PO2, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस तुम ये सबको दोगे, दिस इज सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इन द लास्ट प्रेफरेंस, इन दैट बेसिस आपको मार्क करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आपको पूछा है, एवरी 2000 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ml ऑफ CO2 टू एल्वियोली। हमें ये पता है कि 100 ml कैरीज 4 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर 100 ml में 4 ml है तो 4 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2000 करने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना ml वो कैरी करता है 2000 ml में, तो ये निकलेगा अराउंड 80 ml। तो आपको मार्क करना था 80। ओके, तो 80 ml आपको मार्क करना था क्योंकि हमें पता है कि 100 ml में 4 ml है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और प्लस हमें ये पता करना है कि 2000 ml में कितना वो कैरी करेगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2000 करने से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें याद रखना और एक चीज कि 100 ml में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजन का कितना है, दिस इज 5 ml टुवर्ड्स द टिश्यू।
ओके, एंड 4 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द एल्वियोली, CO2 का। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 183। क्वेश्चन नंबर 183 आपको कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पे पूछा गया है जो कि बायोमोलिक्यूल से ही है। सेलुलोज एंड स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, सेलुलोज नहीं होगा, तो ये गलत आ रहा है। ओके, इसमें सेलुलोज हट जाना था। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो स्टेटमेंट है आपको क्या मार्क करना है, नॉट करेक्ट, तो ये है करेक्ट। At high temperature enzymes get damaged while inorganic catalysts work efficiently। ये हमें पता है कि जो हमारे एंजाइम्स है वो अप टू 40 डिग्री सेल्सियस काम कर सकते हैं। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा यूज करने से भी वो डैमेज नहीं होते, तो ये भी करेक्ट है जो कि आपके एंजाइम वाले पोर्शन में बायोमोलिक्यूल में ही लिखा हुआ है। इन एनिमल टिश्यू डिफरेंट ड्रग्स, पिगमेंट्स, एसेंशियल ऑयल, मैग्नीशियम एंड नोटिस। तो इसमें आपको देखना होगा ड्रग्स और पिगमेंट और एसेंशियल ऑयल जो वर्ड है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनिमल टिश्यू, क्योंकि हमें पता है कि एनिमल्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज नहीं करते और सीक्रेट नहीं करते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बस सीक्रेट करते प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, तो इसीलिए यहाँ पे एनिमल टिश्यू देने के कारण ये गलत हो गया, बिकॉज एनिमल टिश्यू इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट है डीएनए एंड आरएनए हैव 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, अ मोनोसैकेराइड एंड अ फॉस्फेट। ये करेक्ट है। तो इसमें आपको गलत वो करना था कि कौन सा इसमें गलत है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में आ रहा है पहले वाला सेलुलोज एंड स्टार्च वाला, जिसमें स्टार्च से लेके यहां तक ये करेक्ट है, लेकिन सेलुलोज इज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग आयोडीन, कि उसमें कोई भी कलर रिएक्शन शो वो नहीं करेगा। प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटीन्स आर आल्सो forming this junction as well as they're forming antibody, इसका स्ट्रक्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन्स आर एवरीवेयर, सो इसमें ये 2 करेक्ट है। एट हाई टेम्परेचर एंजाइम्स गेट डैमेज, वो होगा ही क्योंकि हमारे बॉडी के एंजाइम्स अप टू 40 डिग्री सेल्सियस काम करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उनको टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है, उसमें भी वो डैमेज नहीं होते। ओके, नेक्स्ट वन, एनिमल टिश्यू में ये कोई भी ड्रग्स, एल्कलॉइड लाइक कोडीन या तो मॉर्फिन, रिसिन, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स है या तो माइक्रोब्स के प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसलिए गलत है। लास्ट वाला ये करेक्ट है, आपको पता ही है, इसलिए आपको मार्क करना था 1 और 4 क्योंकि ये गलत है स्टेटमेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 भी बायोमोलिक्यूल से है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज आल्सो कॉल्ड सबस्ट्रेट एनालॉग। हमें ये पता है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मैंने आपको कहा था वो स्ट्रक्चरल एनालॉग है, वो सबस्ट्रेट की तरह उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होना पड़ेगा जिससे कि वो फिट बैठ पाए एक्टिव साइट में एंजाइम्स के। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंबल्स एंजाइम्स इन स्ट्रक्चर। नहीं, एंजाइम्स रिसेंबल नहीं करता इनहिबिटर, वो इनहिबिटर रिसेंबल करता है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से, इसलिए रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है। आपको मार्क करना था असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तब आपका करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 एनिमल किंगडम से पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, एंड स्टेटमेंट नंबर 2, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉन वर्टिब्रेट्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि हमें पता है कि कुछ प्रोटोकॉर्डेटा भी होते हैं लाइक यूरोकॉर्डेटा एंड सेफालोकॉर्डेटा, जिसका फीचर बहुत सारे वर्टिब्रेट या बोल सकते हो सारे वर्टिब्रेट से अलग है। इन दैट बेसिस कुछ ही कॉर्डेटा का फीचर सभी ग्रुप में सिमिलर होगा, इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, बिकॉज कॉर्डेटा इज अ फाइलम एंड वर्टिब्रेटा इज अ सब फाइलम जो कि कॉर्डेटा के अंडर में आता है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, तो इसमें अगर हम देखें स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, तो इसमें गलत होगा ये। नेक्स्ट, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि इसमें लिखा है ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉर्डेट्स में 2 ग्रुप होता है, एक यू कॉर्डेट, एक प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और यू मीन्स एडवांस्ड, यू वाले के साथ प्रोटोकॉर्डेट सिमिलर नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और प्लस और एक चीज तो है, ये कॉर्डेटा आपका फाइलम है और फाइलम के अंडर में सब फाइलम आता है जो कि वर्टिब्रेटा है, इसलिए वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा हो सकता है लेकिन कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, मतलब कॉर्डेटा सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 186। अब हम सेक्शन बी में आप पहुंचे। 186, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B and choose the correct answer. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing mammary glands, जो कि करेक्ट है, सबको पता है। Mammals have one pair of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying, ये भी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया है
क्योंकि पेयर्ड लिम्स होता है, तो पेयर्ड अपेंडेजेस होता है, इसमें वन पेयर, इसमें अगर है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, क्योंकि हमें पता है कि मैमल्स के केस में पेयर्ड अपेंडेजेस के बेसिस पे अगर लिखेंगे टू पेयर्स ऑफ लिम्स इज मोर एप्लीकेबल, तो इसमें ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट मार्क करना है, तो बाकी नहीं मैच कर रहा है। ए एंड बी आर करेक्ट, A is incorrect, A and B incorrect, मैच नहीं कर रहा, B is incorrect, A is incorrect, जो कहीं पे लिखा ऐसा नहीं है, इसलिए आपको D मार्क करना था। वन पेयर ऑफ लिम्ब नहीं होगा, इसमें टू पेयर ऑफ लिम्स होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 जो कि एनिमल टिश्यू से है, द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी ऑफ द कम्प्लेक्स एनिमल, ये सभी का राइट हुआ होगा कनेक्टिव टिश्यू, यही आपको मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। लिपिड नीचे की तरफ क्यों आ जाता है एसिड इनसॉल्युबल पुल में? क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वेसिकल फॉर्म करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये करेक्ट है। केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल, ये आपको दिख ही गया होगा, ये मैक्रो होना चाहिए था, इसमें माइक्रो लिखा है, तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा ये ढूंढना था, तो हमें मिल गया, ये माइक्रो लिखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैक्रो होना था, तभी ये करेक्ट होता। द लास्ट ऑप्शन इज द एसिड सॉल्युबल पुल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन, तो ये करेक्ट है, क्योंकि एसिड सॉल्युबल पुल में ज्यादा कॉम्पोजिशन नहीं रहता, एसिड इनसॉल्युबल में ही रफली पूरा ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसलिए आपको ये मार्क करना था। A, B और D करेक्ट है एंड C इज इनकरेक्ट, तो C मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 में बायोमोलिक्यूल सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज अल्कलॉइड इन नेचर? हमें पता है कि उस लिस्ट में अल्कलॉइड का 2 ही एग्जांपल दिया हुआ है, एक मॉर्फिन है, कोडीन है, जो कि दोनों ही हम पॉपी प्लांट से डिराइव करते हैं। ओके, ये ध्यान रखना था। एंथोसाइनिन पिगमेंट था, गम आपका जो पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है, और एब्रिन टॉक्सिन है, तो इन दैट बेसिस कोडीन अल्कलॉइड है, फिर उसके बाद मॉर्फिन अल्कलॉइड है, एंथोसाइनिन और आपका बीटा कैरोटीन जो है ये कैरोटीन पिगमेंट में है, गम्स पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर वाले उसमें आ जाएगा सेलुलोज के साथ, और एब्रिन और इसिन क्या था, टॉक्सिन था, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको ए मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 एनिमल किंगडम से है। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, presence of true coelom but the absence of metabolism, absence of true coelom and metabolism, absence of true coelom but presence of metabolism। तो इसमें देखो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इसमें जब एग्जाम के टाइम में हम पढ़ते हैं तब कंफ्यूजन आ जाता है, किसी को भी आ सकता है, तब थोड़ा सा ध्यान से इसे करना है, क्योंकि ये आपको श्योरली मार्क्स देने ही वाला है, जो आपको देख के पता चलता है। इसमें देखो एस्केरिस हमें पता है एस्केलमेंथिस है, तो उसमें ट्रू सीलोम नहीं होता, सीडोसीलोम है, और मेटामेरिज्म में नहीं होता। उसके बेसिस पे अगर तुम ये ढूंढोगे तब सी आएगा। इसमें कुछ बच्चे डाउट में रहेंगे कि मैम इसमें एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम है एंड मेटामेरिज्म लिखा है, तो उसमें ट्रू मेटामेरिज्म फॉल्स नहीं है, कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं है। जब हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, तो ये एब्सेंस जो है ये दोनों को ही इंडिकेट कर रहा है, ट्रू सीलोम में नहीं है और मेटामेरिज्म में नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट द एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, इसमें अगर देखो इसमें दोनों मेंशन है, तो इससे कंफ्यूजन किसी का ग्रो हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसे अगर लिखा है एज ए होल एंड करके लिख दिया तो वो मीन कर रहा है कि वो मेटामेरिज्म को भी एब्सेंट ही बता रहा है। जैसे कि एक कंफ्यूजन और आता है क्लास साइक्लोस्टोमेटा में डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स, तो ऐसे अगर लिखा है तो सबको लगता है कि डिवॉइड ऑफ पेयर्ड या डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, तो वो सोचते हैं कि स्केल्स तो एब्सेंट है बट पेयर्ड फिन है, नहीं है। डिवॉइड मतलब एब्सेंट, वो मीन कर रहा है पेयर्ड फिन भी नहीं है, उसमें अनपेयर्ड फिन है। तो इस तरह से कुछ डाउट्स आते हैं जो क्लास में हम डील करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ये ध्यान रखना, इसलिए आंसर आपको सी ही मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 में आपको ध्यान से देखना है, एनिमल किंगडम का ये, इन कंट्रास्ट टू मैमल्स एव्स हैव, मतलब इसमें जितने भी 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है उसमें से एव्स का कौन सा फीचर है वो आपको ढूंढ के निकालना है। हेयर ऑन बॉडी इज अ फीचर ऑफ मैमल, ड्राई स्किन इज अ फीचर ऑफ बर्ड्स, ईयर पिन्ना इज अ फीचर ऑफ मैमल, मेमोरी ग्लैंड मैमल का है, न्यूमेटिक बोन बर्ड्स का है। तो हमारे पास 2 आया और 5 आया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तब और 2 and 5 करना है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह सा है, वेरी
सिंपल, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है हम ओवर रीड कर लेते हैं चीजों को, या तो हड़बड़ी में गलती करते हैं। जो चीज आपको दे रहा है मार्क्स, उसमें आप थोड़ा सा टाइम दे भी दोगे तो आपको कुछ तो दे रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दे देना। डर के मारे या तो हैस्टीली, या तो होता ना कुछ आगे करना है बाकी रह गया, ये सब करके गलत मत कर देना। क्या पता आगे कौन सा क्वेश्चन मिले तुम्हें, इसलिए जो आता है आपको वह थोड़ा सा ठहराव करके स्टेबिलिटी के साथ कामली एंड क्वाइटली आप डिसीजन लेना। नेक्स्ट अभी देखो क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192 असर्शन रीजनिंग एनिमल किंगडम से दिया गया है। कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल एंड कैनाल्स इन पॉरीफेरंस। पॉरीफेरंस पॉजेस स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर। तो दोनों ही असर्शन या रीजन का जो स्टेटमेंट है दोनों ही करेक्ट है फॉर फाइलम पॉरीफेरा, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं कि रीजन कॉइनोसाइट्स एंड कॉलर सेल्स इन द स्पॉन्जोसेल एंड द कैनाल्स इन पॉरीफेरा, उसे लाइन करता है टू बीट द वाटर फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एवरी डायरेक्शन, तब वो रीजन करेक्ट होता। लेकिन इन्होंने दूसरे एंगल में और एक स्टेटमेंट डाल दिया जो ये करेक्ट है लेकिन इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसे बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपको इसमें बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193 बायोमोलिक्यूल का है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज फॉर्म बाय, सेल वॉल ऑफ फंजाई हो, एक्सोस्केलेटन और आर्थ्रोपोड हो, काइटिनस सिटी हो, या तो तुम्हारा काइटिनस सिटी के अलावा गिजर्ड हो, एनीथिंग उसमें काइटिन होता है जो चिटिन भी बोलते हैं हम, उसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन होता है दैट इज डिराइवेटिव ऑफ मोनोसेक्राइड, तो आपको मार्क करना था इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। ओके, ये तो सिंपल था, ये कर पाओगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194 भी बायोमोलिक्यूल्स है। ब्लैंक इज अ होमोपोलिसेक्राइड, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो इसमें होगा इन्यूलिन। इन्यूलिन इज अ होमोपोलिसेक्राइड, हेपारिन हेटेरोपोलिसेक्राइड है, पेक्टिन हेटेरोपोलिसेक्राइड, हाइलुरोनिक एसिड हेटेरोपोलिसेक्राइड है। अब आपका डाउट ये रहेगा कि मैम बाकी ऑप्शंस तो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। हर साल में कुछ ना कुछ ऐसे नए वर्ड्स रहते हैं जो कभी कभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं रहते हैं, तब मैंने आपको कहा बाकी ऑप्शन से आप आंसर निकालो। सपोज ये तीनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इन्यूलिन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो वो जो भी लिखा है वो होमोपोलिसेक्राइड मेंशन है, चिटिन भी होमोपोलिसेक्राइड है, तो ऑब्वियसली बाकी ऑप्शन हेटेरो में गिरेंगे। उसमें आपको सेकंड ओपिनियन या सेकंड उसका कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सोचना ही नहीं है, चुपचाप इन्यूलिन मार्क करके आ जाना है, बिकॉज बाकी सब एनसीईआरटी में नहीं है और इन्यूलिन लिखा ही है होमोपोलिसेक्राइड, तब हम इन्यूलिन ही मार्क करेंगे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, आगे भी ये याद रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 195। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल इन, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है जो आपको देख के पता चल रहा है। एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्वियोली, एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 159, एल्वियोली में है 104 mmHg, एल्वियोली में फिर से वही 104 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है, एल्वियोली में 104 है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40। अभी सिमिलर किस में है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg है और टिश्यूज में भी एंड टिश्यूज में टिश्यू कैपिलरीज में भी 40 है, तो इन दैट बेसिस आपको टिश्यू कैपिलरी या टिश्यूज कुछ भी लिखा है 40 है, तो ये सिमिलर आ रहा है पार्शियल प्रेशर, इसीलिए आपको मार्क करना था इसमें डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डिसऑर्डर पोर्शन से आपको पूछा गया है, जिसमें असर्शन में लिखा है एक स्टेटमेंट, एम्फाइसेमा इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। यस, एम्फाइसेमा इज कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग एंड उसके कारण एल्वियोलर सेप्टा डैमेज होने के कारण गैसेस एक्सचेंज साइट जो है, जो कि खुद एल्वियोली है, वो खराब हो जाता है। तो इसमें देखते हैं रीजन क्या लिखा है, सिगरेट स्मोकिंग रिड्यूसेस गैसेस एक्सचेंज एरिया, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा क्योंकि वो एल्वियोलर सेप्टा को डैमेज कर रहा है। तो कहीं पे ऐसे नहीं भी लिख सकते डायरेक्ट स्टेटमेंट कि वो स्पेसिफिकली कर क्या रहा है, एल्वियोलर सेप्टा डैमेज कर रहा है, एल्वियोली के अंदर फ्लूइड भर रहा है, या तो उसके एल्वियोलर डक्ट डैमेज हो रहा है, या तो कंडक्टिंग सिस्टम, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं होते हुए भी एम्फाइसेमा एक चीज तो कर रहा है कि वो गैसेस एक्सचेंज को हैम्पर कर रहा है, इसलिए रीजन इज करेक्ट, रीजन इज एक्सप्लेनिंग असर्शन, इसमें आपको ए मार्क करना था। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 एनिमल किंगडम से ही है। द नेम ऑफ द फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट, क्यों हमें पता है, देख के पता चल जा रहा है नीडोब्लास्ट है। कॉम्प्लेट्स है आपके टिनोफोरा में, पैरापोड या नेरिस में होता है फॉर स्विमिंग एंड स्टेटोसिस्ट होता है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, तो इसमें आंसर आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 में आपको पूछा है प्रेजेंस ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है स्किन, तो आपको स्किन मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199।
क्वेश्चन नंबर 199 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो करेक्ट होगा ही सभी का। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू इज इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ओके। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, ये याद रखना। और एक चीज है, सबको डाउट आता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसका मतलब होता है ब्रीदिंग, ओके। अब ब्रीदिंग का मतलब है सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों, ये ध्यान रखना है। यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो चीज आप देख लेना। और एक चीज है वाइटल कैपेसिटी में, जोर से हम सांस छोड़ते भी है, जोर से हम सांस लेते भी है, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना जो गड़बड़ होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200 एनिमल किंगडम से है। कार्टिलेजिनस फिश कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बोनी फिश बाय वर्च्यू ऑफ एब्सेंस ऑफ ओपोकुलम। कि हमें पता है कि कार्टिलेजिनस फिश में ओपोकुलम नहीं है, गिल कवर एब्सेंट है, और बोनी फिशेस में प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स दोनों में ही होता है, 5 to 7 पेयर्स है कार्टिलेजिनस फिश में, और 4 पेयर्स है बोनी फिश में। प्रेजेंस ऑफ पेक्टोरल फिन दोनों में है, प्रेजेंस ऑफ स्केल दोनों में है, तो इसलिए आंसर आपको बी मार्क करना था, ओके। तो आज का हमारा सीपीटी का जो डिस्कशन है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एंट्रेंस के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।